सब बढ़िया। देखो अब हमारे पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन को बताना है। तो हम लोग के पास दो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टू सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक ये तुम्हारा पास बेकर सीट वाला होगा और एक सीट कोड वाला होगा। ठीक है ना। बाकी तुम लोग देख लेना, पढ़ लेना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। अब रेस्पिरेटरी क्यूसेंट होता क्या है? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट की अगर मैं बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। O2 कितना कंज्यूम होगा, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में O2 कितना कंज्यूम हो रहा है और CO2 कितना निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट बोलते हैं। RQ और इसको रेस्पिरेटरी रेशियो बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, कि हम लोग किस टाइप का प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट का तुम्हारे पास क्या आता है, एक आता है। CO2 इज इक्वल टू O2 कंज्यूम इक्वल रहती है। ठीक है। अब तुम्हारे जैसे प्रोटीन का होगा तो प्रोटीन का <1 होता है। ठीक है ना। और जैसे अगर मैं बात करूँ फैट का, तो फैट का 0.7 होता है। ठीक है ना। और फॉर प्रोटीन्स इज अबाउट लगभग 0.9 के बराबर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती है कि जहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, अगर एक मॉलिक्यूल में जितनी ऑक्सीजन लग रही है, कंज्यूम हो रही है, और कितनी CO2 निकल रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RQ पॉइंट बोलते हैं। 3 बताया मैंने, एक इक्वल बताया, एक <1 बताया और एक 0.7 बताया। अगर 0.9 की बात करो तो प्रोटीन है, 0.7 की बात करो तो फैट है, <1 की बात करो तो भी फैट है, और <1 की बात करो तो तुम्हारे पास प्रोटीन है कि फैट है। और अगर मैं बात करूँ 1 के बराबर है तो तुम्हारे पास क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंट और रेस्पिरेशन प्रोवाइड एनर्जी देती है बेटा। ठीक है। दूसरा क्या करती है, एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, मूवमेंट और लोकोमोशन। वेरियस इंटरमीडिएट हमको क्रेब्स साइकिल के बीच मिलता है। बिल्डिंग ब्लॉक, सिंथेसिस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलते हैं देखने को। हमको यहाँ पर CO2 रिलीज होती दिखती है, और ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, तुम्हारे पास कंज्यूम होती है, जो कि मेंटेन करती है O2 और CO2 के बीच का। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुम्हारे पास फर्मेंटेशन, जैसे तुम लोग बोलोगे एल्कोहल बनाना, ठीक है ना, विटामिन, एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें देखने को, प्रोडक्शन करने को मिलती हैं। बात खत्म, इतनी सी है। अब हमारे पास जो मेन चैप्टर था, हम लोग उस पर आ रहे थे। उस पर कौन सा बेटा, ह्यूमन न्यूट्रिशन। किस पे बेटा, ह्यूमन न्यूट्रिशन हमारा मेन चैप्टर था। ह्यूमन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बात करें कि कोई भी मॉलिक्यूल चाहे वो ऑर्गेनिक हो, मतलब कार्बन कंटेनिंग हो, और चाहे इनऑर्गेनिक हो, कार्बन कंटेनिंग ना हो, बस तुमको क्या दे बेटा, वो एंड में जाके तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करे। ठीक है ना। उस उसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या, न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी फिट रह नहीं सकती। हमको सब चीज़ बराबर मात्रा में चाहिए। अब न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले अगर मैं लेवल डायग्राम की बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास हम लोग खाना खाते हैं। ये जो नोज ये है, ये नोज़ है। नोस्ट में 2 नॉस्ट्रिल होते हैं। क्या होता है बेटा, नॉस्ट्रिल होते हैं। ये क्या है, तुम्हारे पास माउथ है। माउथ के बाद ये गाना आएगा, ये जो दिख रहा है रिंग लाइक लिखता है, ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के जस्ट पीछे की तरफ ये जो है, ये होता है ईसोफेगस। अब ध्यान रखना, ये ट्रैकिया वाला पार्ट निकल जाएगा, ये ईसोफेगस वाला पार्ट आ जाएगा। अब जो ईसोफेगस है ये आगे की तरफ आएगा, और ये डायफ्राम को क्रॉस करते हुए लेफ्ट पार्ट पे हमारे स्टमक में जाके जुड़ता है, ओपन होता है। ठीक है ना। स्टमक के बाद ये कहाँ जाएगा बेटा, ये ड्यूडेनम में खोलेगा। ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास ड्यूडेनम है, ड्यूओडिनम है। ठीक है ना। ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, ये वाली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, DJI, ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम। और हमारे पास क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इनको कोलोन बोलते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग 3 तरीके का होता है। और लास्ट में जो खा के खुलता है कहाँ पर बेटा, एनएस में। ठीक है। अब WHO ने क्या कहा है, WHO ने जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दी है, सम ऑफ प्रोसेस
by which of organism consume utility food substances. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड, ठीक है ना। फूड रिलेशन टू डाइट्री, जैसे लाइक बात करोगे कि किसकी बात करोगे, एक खाने में हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने तुमको ये बताया कि अगर हमको कोई भी फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो सिंपल सी बात है, डाइट्री नीड टू हेल्थ ह्यूमिनिटी इंक्लूड व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइब्रस इन एडिक्वेट अमाउंट। हमको एक सफिशिएंट अमाउंट में ये चाहिए क्या क्या चाहिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, वाटर चाहिए, फाइबर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको इन एक अमाउंट में चाहिए। अब द टर्म न्यूट्रिशन इंक्लूड वॉट, द प्रोसेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। मतलब क्या है इसका, अगर तुमको थोड़ा सा बताना चाहूँ मैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड को माउथ में लेते हैं। जब फूड को माउथ में डाला तो उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, ये फूड जाता है स्टमक में, तो स्टमक में क्या होता है इसका अच्छा खासा डाइजेशन, क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद कहाँ जाता है खाना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका एसिमिलेशन करते हैं, सब चीज़ें निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीटा जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसको बोलते हैं इजेशन। तुम लोगों ने पढ़ा अभी कि हमारे पास क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना, आ सकता है एक नंबर पे सीटी के लिए 100%। अब फूड प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों, कहाँ से करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरमेंट, ठीक है, ये बताया हुआ तुमको मैंने। अब जो विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, ये हमारे पास एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट हमको कुछ अमाउंट में क्या चाहिए रहता है बेटा, ये चाहिए रहता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास विटामिन और मिनरल्स इज द मेन रोल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स कंज्यूमिंग द नीड द प्रोसेस बिफोर द यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन की डेफिनेशन ये है बेटा, सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग रोटी खा रहे हैं तो रोटी से डायरेक्टली हम लोग एनर्जी ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं बेटा, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाने के बाद, या फिर इनडिफ्यूजिबल फूड को डिफ्यूजल फूड में लाने के बाद, हम लोग इससे क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड से एनर्जी मटेरियल, ठीक है ना। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे तो एक कहानी हमारे पास क्या आती है बेटा, एक कहानी आती है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट बेटा, एक तुम्हारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल जो कि तुम्हारे पास चालू कहाँ से होगी, माउथ से चालू होगी और जाएगी कहाँ तक बेटा, एनस तक, कहाँ तक जाएगी, एनस तक, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करोगे वो तुम्हारे पास लीवर है, पेंक्रियाज है, ठीक है ना, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्टमक से निकलने वाले हार्मोन है कुछ तुम्हारे पास, ये ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड हो गए, हम है ना, स्मॉल इंटेस्टाइनल हार्मोन हो गए, हम सबके बारे में बात करेंगे जो कि इसमें बताएगा अभी आगे चल के, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउस से स्टार्ट होती है और एंड होते हैं एनएस पे, जो मैंने बताया। इसकी जो लंबाई होती है 8 to 10 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है ना। ये चालू होता है माउथ से, माउथ ऑल्सो कॉल्ड ओरल और बक्कल कैविटीज को बोलते हैं। जो तुम्हारे पास लिप्स होते हैं ये माउथ खोलते हैं, ठीक है ना, बाहर की तरफ। अब लिप्स क्या होते हैं, लिप्स फ्लैशी बाउंडेड होते हैं जो कि माउथ को पूरा क्या कर लेते, कवर कर लेते। साइड वॉल्स आर फॉर्म्ड ऑफ चिक, रूप ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम टंग से ऊपर की तरफ देखोगे, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, तो ये वाला जो हिस्सा रहता है ये पैलेट होता है, तो फॉर्म्ड बाय पैलेट। और नीचे वाला जो टंग रहता है, ठीक है ना,
इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ध्यान रखना यहाँ सलाइवरी ग्लैंड क्या होती हैं, ओपन होती हैं। अब तुम लोग जाओगे माउथ, तो माउथ में तुम्हारे पास क्या होते हैं बेटा, 32 टीथ होते हैं। कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ। अब ये जो टीथ होते हैं ये होते हैं हेट्रोडोंट। कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट, डायफायोडोंट और थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या, तुम्हारे जॉ में फिक्स होते हैं। डायफायोडोंट को मतलब क्या, जो लाइफ में 2 बार आता है। और हेट्रोडोंट मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि तुमको डायरेक्टली बोल देगा माउथ में कितने दांत होते हैं एडल्ट के केस में। और अगर मैं बात करूँ नॉर्मल केस में बात करूँ मैं, कि जहाँ पर हम लोग एडल्ट की बात ना करके यंगर चाइल्ड की बात करें, तो वहाँ पर तुमको 20 टीथ होता है। ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पर देखोगे थीकोडोंट, डायफायोडोंट और हेट्रोडोंट। थीकोडोंट टाइप ऑफ बिकॉज टूथ इज फिक्स्ड इन द सेपरेट सॉकेट। ठीक है ना। और यहाँ पर एक मसल काम करती है, नाम है गोम्फोसिस टाइप। ध्यान रखना जॉइंट, जो कि जो गोम्फोसिस जॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, गोम्फोसिस जॉइंट। ठीक है। अब हमारे पास एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए इनको डायफायोडेंट टीथ बोलते हैं, डायफायोडेंट डेंटिशन। अब हमारे पास हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्यों, क्योंकि इंसाइजर कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अगर मैं एडल्ट की बात करूं, तो एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। ऊपर के आधे हिस्से में हमारे पास 16 दांत होते हैं, नीचे के आधे हिस्से में 16 दांत होते हैं। बट अगर मैं नॉर्मल एडल्ट से पहले की बात करूं, तो तुम लोगों को एक कहानी मिलेगी 2102, जिसमें तुम्हारे पास प्री मोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ध्यान रखना 2102। ठीक है ना। और तुम्हारे पास जो डेंटल फार्मूला हो जाता है वो 20 हो जाता है, टोटल 20 दांत मिलते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग दांत की बात करें, तो दांत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दांत में तुम्हारे पास सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको एनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको सबसे पहले, एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ टीथ, जो कि नॉर्मल टूथती नहीं है। ठीक है ना। इसमें फास्फेट आयन हाईएस्ट अमाउंट में होता है। फिर उसके नीचे जाओगे तो डेंटाइन होता है। डेंटाइन डेंटाइन, एनेमल और डेंटाइन, इसको बेसिकली हम लोग ध्यान रखना, जो क्राउन, जो ताज रहता है, एनेमल इज द ताज ऑफ टीथ। फिर उसके नीचे जाओगे तो पल्प रहता है। पल्प में हमारे पास आरबीसी रहती हैं, और इसी पल्प के अंदर हमारे पास क्या आता है, वेन्स और आर्टरीज और नर्व्स आती हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, जब यहाँ तक हमारे पास कैविटीज़ हो जाती है, तो हमको सेंसिटिविटीज़ बहुत तेज़ लगने लगती हैं। अब ये टीथ को यहाँ से यहाँ तक कवर करने का काम किसका रहता है, गम का काम रहता है। और ये गम जो रहता है, ध्यान रखना, वो गम नहीं, दुख वाला गम नहीं होता बेटा, गम ही होता है। तो क्राउन के नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, रूट रहता है। रूट एक गम में के अंदर दिखती है, और वो रूट जो पूरी की पूरी धसी हुई रहती है बोन्स के अंदर, सॉकेट में, है ना। अब यहाँ पर एक जो जा रहा है ये अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल कंटेन्स व्हाट, ये ध्यान रखना, रूट कैनाल तुम्हारा आर्टरी, वेन और नर्व्स जो लेके जाता है, पल्प कैविटी तक लेके जाता है, जिसमें सेंसिटिविटी तुमको देखने को मिलती है। यहाँ पर नर्व्स और ब्लड वेसल्स तुमको देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पर एक और मसल देखने को मिलती है, चाहो तो लिख लो, उसको बोलते हैं सार्पेस मसल। आ जाओ जरा आगे। हमारे पास टूथ कंसिस्ट ऑफ पोर्शन दैट द प्रोजेक्ट्स अबव द गम कॉल्ड व्हाट, क्राउन। गम के ऊपर जो मिलता है क्राउन। द रूट ऑफ द मेड अप ऑफ द 2 और 3 प्रोजेक्शन एम्बेडेड इन द गम में घुसे रहते हैं। द शॉर्ट नेक मिलती है कनेक्टेड टू द क्राउन एंड रूट। द क्राउन इज कवर्ड बाय हार्डेस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड वॉट, एनेमल। मैंने तुमको बोला एनेमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, इसको स्टार पॉइंट कर लेना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है तुमको, कि तुम्हारे पास जो एनेमल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, वो सीईटी में पूछ सकता है, क्योंकि नीट से सिलेबस हट चुका है। तुमको पूछेगा विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, तो क्या बोलोगे, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, CaPO4 और CaCO3। द बेसिक शेप, द टूथ derived फ्रॉम द डेंटाइन। ठीक है ना। कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, डेंटाइन एनक्लोज द कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी है तो फील्ड विथ रहती है कनेक्टिव टिश्यू से। ध्यान रखना, यहाँ पर आरबीसी भी भर भर के रहती है। द पल्प कैविटी कंटेन्स व्हाट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, तुमको मैंने बताया अभी। ठीक है ना। द पल्प कैविटी हैज एक्सटेंशन इन द रूफ ऑफ द टूथ कॉल्ड क्या,
रूट कैनाल जो नीचे की तरफ आ रही है इसको क्या बोलेंगे, रूट कैनाल बोल देंगे। द डेंटाइन, ठीक है ना, द रूट कवर्ड बाय। अब एक और, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं। जब ये रूट यहाँ से यहाँ फिक्स होती है तो इसको बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं बेटा, सीमेंटम। तो रूट को फिक्स करने वाले को हम लोग बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं, सीमेंटम। और यहाँ पर जो जॉइंट बनता है सीमेंटम के अलावा, वो जॉइंट कौन सा बनता है बेटा, गोम्फोसिस। ध्यान रखना, गोम्फोसिस जॉइंट बनता है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, कॉल्ड रूट कैनाल। द डेंटाइन कवर्ड बाय सीमेंटम, जो ये वाला हिस्सा है इसको सीमेंटम बोलते हैं। द बोन सबस्ट्रेट दैट अटैच टू द रूट डू द सराउंडिंग बाय सॉकेट इन द गम, जो बता चुका हूँ मैं। अब आ जाओ बेटा टंग। टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैशी ऑर्गन है, रफली ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज द floor of the buccal cavity, upper surface of the tongue bears a numerous projection called the papillae and some papillae bears the receptor। सिंपल सी बात है, ये देखो हमारे पास जो टंग होती है, हमारी जो जबान हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे पास टंग है हमारी। ये टंग हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में होती है। ध्यान रखना, ये स्केलेटन मसल है। कौन सी मसल है ये, स्केलेटल मसल, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। इसके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, टेस्ट बर्ड। और सेंसरी होती हैं ये, पर हमारे पास कुछ ऐसी होती है जिनमें सेंसेशन होता नहीं है। इनको हम लोग बोलते हैं पैपिले। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, पैपिले। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम लोग, पैपिले। ट्रायंगुलर इन शेप में होता है। आगे पीछे अलग अलग टाइप के क्या मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं। अब ये होते हैं हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। अब आगे जाओ, और क्या करना है, और क्या होता है, जहाँ से ये चिपके हुए रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेन्युलम। नीचे की तरफ जाओगे तो फ्रेन्युलम होता है, ठीक है ना। और जो बोन होती है यहाँ पर इसको चिपकाने वाली, इस बोन का नाम है हायोड बोन। क्या नाम बेटा, हायोड बोन। क्या नाम है, हायोड बोन। ये जो टंग है ये क्या करता है, लिप्स रूफ के सहारे से हमारी जो वॉइस आती है, हवा आती है, उसको मॉडिफिकेशन करके हमको वोकल कॉर्ड में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या लिखा है, हु कंट्रोल दी डीग्लूटेशन। कोई नहीं कंट्रोल करता, हम लोग खुद करते हैं। डिग्लूटेशन इज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम खाना को हमको निगलना पड़ेगा ना हमको। हम चाहे तो थूक दें, हम चाहे तो निगल लें, डिपेंड ऑन अस, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास क्या होता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स वो रीजन होता है जहाँ पर क्या होता है बेटा, बक्कल कैविटी और नाक दोनों आंखें खुलती हैं कॉमन पैसेज के लिए, फूड एंड एयर पैसेज के लिए कॉमन पैसेज। ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो सीईटी के लिए। अपर रीजन ऑफ फेरिंक्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में बेटा, अपर रीजन ऑफ फेरिंक्स इज दी कॉल्ड ट्रैकिया। अपर रीजन ऑफ फेरिंक्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। फेरिंक्स ओपन इनटू ट्रैकिया थ्रू दी ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस, है ना, ग्लोटिस। और ग्लोटिस को कवर करने वाले ढक्कन का नाम एपिग्लोटिस, जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप्स है। इसको भी याद रखना, ये भी सीटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास ये थी, ये था, ये ट्रैकिया था हमने अभी देखा, और ये हमारे पास ईसोफेगस है। तो इसकी ओपनिंग का नाम ग्लोटिस है और इसके ऊपर ढक्कन होता है जो कि तुम्हारे लंग वाले रास्ते में खुलता है। ध्यान रखना एक चीज़, तो लंग वाले रास्ते को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो हमारे पास जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का अपर पार्ट ट्रैकिया, ट्रैकिया के होल का नाम ग्लोटिस, और ग्लोटिस को कवर करने वाला एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ फूड। ये एपिग्लोटिस क्लोजेड ड्यूरिंग द swallowing ऑफ डीग्लूटेशन एक्शन प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। एंड द लोअर रीजन ऑफ फेरिंग्स कॉल्ड द ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ओपन इनटू द ईसोफेगस। ये वाला ओरोफेरिंग्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस इज द लॉन्ग एंड थिन ट्यूब, मस्कुलर होती है, बिहाइंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया के पीछे होती है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास डायफ्राम को कोटते हुए, एस्पेक्ट ऑफ रिब्स और पियर्सिंग द डायफ्राम, काटते हुए किससे ज्वाइंट होती है बेटा, स्टमक से। और ये लाइन वाइड रहती है किससे, म्यूकस सेल से। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, ये याद रख लेना। क्या याद रख लोगे कि कोई भी तुम्हारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती किसमें, ईसोफेगस में। इसके बाद म्यूकस लुब्रिकेट्स द पैसेज वे ऑफ फूड। हिस्टोलॉजिकल, अगर ईसोफेगस इज मेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल मतलब कैसी बेटा, ये हमारे पास ईसोफेगस है, ईसोफेगस के ये साइड में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगी,
ये ईसोफेगस, ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसी मसल होंगी और इनके साइड साइड में सर्कुलर ऐसी मसल होंगी हमारे पास। तो ये लंबी लंबी जो दिख रही हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है और जो गोल गोल है ये सर्कुलर है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। अब याद रखना, ईसोफेगस इज मेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। द रिदम वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ध्यान रखना अगर हमारा फूड जो अंदर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ईसोफेगस टू स्टमक by the help of या goes into the stomach by the help of peristalsis movement which is done by longitudinal और circular muscle। ठीक है ना। अब ये फूड कहाँ पहुँच जाता है तुम्हारे पास? स्टमक के अंदर। अब स्टमक क्या होता है तुम्हारे पास? लोकेटेड इन दी अपर लेफ्ट साइड एब्डोमेन कैविटी में। क्यों? ये तुम्हारे पास देखो, ऊपर वाला चेस्ट कैविटी होता है, पल्मोनरी कैविटी बोलते हैं, बीच में तुम्हारे पास डायफ्राम आ जाता है, नीचे तुम्हारे पास एब्डोमेन कैविटी जाती है। इसी एब्डोमेन कैविटी में ऊपर की तरफ तुम्हारे पास, यहाँ की तरफ तुम्हारे पास क्या होता है? स्टमक होता है। अब स्टमक जो होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है बेटा, 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डिवाइडेड इंटू कितने पार्ट में होता है तुम्हारे पास? अपर एंड लोअर पार्ट, लोअर रीजन कार्डियक और लोअर पाइलोरिक। अब आ जाओ जरा, हमारे पास जो होते हैं बेसिकली स्टमक के कितने पार्ट देखने को मिलते हैं? 4। फंडस, बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर, ध्यान रखना, फंडस, बॉडी, ग्रेटर कर्वेचर और पाइलोरिक। यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, जहाँ पर ये खुलता है कार्डिया, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जहाँ ईसोफेगस खुलता है उस रीजन का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? कार्डिया। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारे पास एक रबर बैंड होता है, इस रबर बैंड का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन या वेल्व, गैस्ट्रो ईसोफेजियल वेल्व, या फिर तुम लोग को एक और नाम से बोलोगे इसको बेटा, कार्डियक इंस्पेक्टर। क्या बोलोगे इसको? कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं। जो कि एक बार फूड आ गया यहाँ पर तो फूड रिटर्न ना जा पाए, अगर फूड रिटर्न गया तो वॉमिटिंग कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ जरा, हमारे पास कार्डिया क्या है जरा पढ़ते हैं। तो कार्डिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईसोफेगस ओपन। मैंने बोला अभी तुमको, कार्डिया सराउंडेड बाय सर्कुलर मसल दैट इज कॉल्ड जंक्शन। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? जंक्शन ऑफ ईसोफेगस और कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर। और इसी स्फिंक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? है ना। अब ये क्या करता है? फूड के वापस भेजने के लिए मना करता है, रीगर्गिटेशन, बैक फ्लो मतलब वापस ना भेजना, रीगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस। स्टमक से खाना वापस कहाँ ना जाए बेटा? ईसोफेगस में ना जाए। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद आ जाओ, तुम्हारे पास क्या होता है? फंडस ये डोम से स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द कार्डिया। फिर तुम्हारे पास बॉडी क्या होता है? सेंट्रल पार्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, जो कि क्या करता है? फूड को स्टोर करता है 3 से 4 घंटे के लिए। आगे चल के पढ़ोगे। पाइलोरस इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, ओपन होता है ड्यूडेनम में। इट इज इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओपनिंग इज गार्डेड बाय द सेट स्फिंक्टर कॉल्ड व्हाट? पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे तुमको मैंने ईसोफेगस से स्टमक में बताया था कि तुम्हारे पास एक स्फिंक्टर आ रहा था जिसका नाम क्या था? स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। रेगुलेटरी बैक फ्लो, अब जो खाना इंटेस्टाइन में चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वापस से वहाँ पर आए ना, अगर वहाँ ना आए तो वो क्या हो जाएगा? डिसीज। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है बेटा हमारे पास? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 6 मीटर लॉन्ग, 60 मीटर क्या होती है? लॉन्ग होती है, 2.5 मीटर ब्रॉड होती है। अब यहाँ याद रखना, सबसे ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट होता है एब्डोमेन कैविटी के पास। कॉइल्ड होने के बाद भी ध्यान रखना, बाय मीजेंट्रीज, हेल्ड टुगेदर बाय मीजेंटेन मतलब इंटेस्टाइन मीजेंट्रीज नाम से ही जाना जाता है बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारे पास क्या होता है? सपोर्टिंग द ब्लड वेसल्स। क्या बेटा? इसमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं? ध्यान रखना, हमारे पेट में जाने वाले खाने को बताती हैं कि जो खाना है उस खाने में कितना न्यूट्रिशन है बॉडी में, ये बताती हैं कि खाने में कितना न्यूट्रिएंट्स था। क्यों? क्योंकि अगर इसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं गया तो हम लोग का इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं और हम लोग सिकनेस फील करते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है कि स्टमक में जब फूड गया तो स्टोर हुआ और ये क्या देगा? फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन देगा। यहाँ पर चर्निंग ऑफ फूड होगा और होने के बाद ये गैस्ट्रिक फूड इससे मिलेगा। तो देखो,
अब जब फूड माउथ में था तो उसको बोलते हैं बोलस, फिर कहाँ जाएगा स्टमक में तो उसको क्या बोलेंगे काइम, और फिर जाएगा इंटेस्टाइन में तो उसको बोलेंगे काइल। माउथ में था तो बोलस, स्टमक में गया तो काइम, इंटेस्टाइन में गया तो काइल, आगे आएगा तुम्हारे पास, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने बताया तुमको कि 60 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 मीटर ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है, बनाता है मीजेंटिक बनाता है, इसमें लिम्ब वेसल और नर्व्स भी दे बहुत सारे। ठीक है, तो 20 में ये बता दिया मैंने तुमको, मीजेंट्रीज और नर्व्स बता दिए क्यों होते हैं, ये भी तुमको बता दिया, क्योंकि यही हमको न्यूट्रिशन ही जितना बॉडी में जा रहा है वो ब्रेन को सिग्नल देंगी। अगर ब्रेन को सिग्नल देने के बाद अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गन हमारे पास काम अच्छे करने ही करेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, सिक हो जाएंगे। अब हमने बात की ड्यूडनम, क्या बात करी, ड्यूडनम। ड्यूडनम क्या होता है, हमारे पास 26 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यू शेप का होता है, यह ध्यान रखना, सीटी में आ सकता है कि किस शेप का ड्यूडनम होता है, किस शेप का होता है बेटा, यू शेप का होता है। और लेफ्ट साइड एब्डोमेन में जाने के बाद, ये ऐसा मुड़ने के बाद, इसके साथ साथ हमारे पास पैंक्रियाज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो जिग्नम होता है, जिग्नम 22.5 मीटर लॉन्ग होता है, कॉइल्ड मिडल पोर्शन होता है, और ये होता है नैरो। और तीसरा क्या होता है, एलियम। एलियम होता है 3.5 मीटर लॉन्ग, हाईली कॉइल्ड होता है बेटा, लिटिल ब्रॉडर होता है जिजुनम से, ठीक है ना। इट ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द इलियोसिकल जंक्शन या वॉल्व। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी है, ठीक है, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीज़ें तुमको बता रहा हूँ मैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो और पढ़ लो, ठीक है ना। अब आगे चलो, सीकम। सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ होती है, इट इज वाइडर डायमीटर शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंसिस्ट ऑफ सीकम कोलोन और रेक्टम। क्या रखते हैं बेटा, सीकम कोलोन और रेक्टम। इसके बाद सीकम के बाद सीकम, ध्यान रखना, सीकम जो स्मॉल होता है, ब्लाइंड सेक स्पॉट होता है। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या, कि एक ओपनिंग होना है, एक तरफ से ओपनिंग होना है, एक तरफ से क्लोज होना है। और कोलोन होता है जो 6 सेंटीमीटर लेंथ में होता है। यहाँ पर सम बैक्टीरियाज रहते हैं जो सिम्बायोटिक नेचर के होते हैं बेटा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद विटामिन के बनता नहीं है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या करते हैं, विटामिन बनाते हैं। यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तुमको देखने मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे लिए बहुत काम की होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन जो होते हैं हर्बीवोर्स में होते हैं, एनिमल्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, पर ह्यूमंस में क्या होता है, ये क्या करता है, एक्स्ट्रा मटेरियल क्या करता है, स्टोर करता है। और ध्यान रखना, कई बार तो ये हमारे पास जो होती है इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए भी काम आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टअप करने वाले टिश्यूज होता है, ठीक है। अब हमारे पास जब सीकम की बात करोगे तो सीकम के बाद सॉरी कोलोन की बात करोगे तो कोलोन ओपन इनटू दी, सीकम ओपन इनटू द कोलोन। कोलोन के होते हैं 3 पार्ट, कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3। एक ऊपर की तरफ जाएगी, एक साइड में जाएगी, एक नीचे की तरफ जाएगी। मैं तुमको अभी बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन होता है वो 3, ऊपर जाएगा तो असेंडिंग, साइड में जाएगा तो ट्रांसवर्स, नीचे जाएगा तो डिसेंडिंग। और डिसेंडिंग वाला जो हिस्सा होता है वो खुलता है कहाँ पर बेटा, रेक्टम और एनस में जाके। अब जो रेक्टम है, ठीक है ना, रेक्टम इज पोस्टेरियर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, टेम्परेली स्टोर करता है किसको, फूड को, जो फीसेस आता है जो खराब वाला खतरा, और उसको इजेस्ट कर दिया जाता है थ्रू दी एनस। अब यहाँ ध्यान रखना, जो कोलोन होता है, कोलोन में होती है म्यूकस सेल, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या था, कोलोन तुम लोग को बता दिया मैं, कोलोन बताने के बाद रेक्टम भी तुमको बना दिया मैं। एनस, एनस क्या होता है बेटा, अब एनस जो तुम्हारे पास होती है वो स्पिंक्टर द्वारा गाइडेड होती है। किसके द्वारा गाइडेड होती है बेटा, स्पिंक्टर। एक स्पिंक्टर अंदर होता है रबर बैंड, एक स्पिंक्टर बाहर की तरफ होता है। अंदर और बाहर ध्यान रखना, 2 स्पिंक्टर होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 2। कितने स्पिंक्टर होते हैं, 2, एक्सटर्नल और इंटरनल, ध्यान रखना। अंदर वाला तुम्हारे पास इनवॉलेंट्री होता है जिसपे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और वाला बाहर वाला तुम्हारे पास वॉलेंट्री होता है जिसपे कंट्रोल कर सकता है। अब जब तुम लोग जाओगे इंटेस्टाइन को कट करोगे तो इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल को कट करने पे हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। क्या बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे पास जो गोल गोल, ये तुम्हारे पास गोल गोल एलिमेंट्री कैनाल है, इसको जब यहाँ से ऐसे कट करके देखोगे तो क्या देखेगा तुमको, देखो हमारे पास ऐसे सर्कुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये 1 2
3 4 4 लेयर तुमको देखने को मिलती है। आउटर, मिडल, इनर, और इनर के अंदर और एक गड्ढा होता है। जो तुम देखोगे जो तुम्हारे पर बाहर लेयर है उसका नाम है सेरोसा। सेरोसा के अंदर जाओगे तुम्हारे पास होती है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस जो होती है वो 2 टाइप की होती है बेटा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। बाहर की तरफ जाओगे तुम्हारे पास होती है सर्कुलर मसल, और अंदर की तरफ तुम लोग जाओगे, सॉरी, जो अंदर की तरफ जाओगे तुमको होती है सर्कुलर मसल, और बाहर की तरफ तुम जाओगे तो तुम्हारे पास होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। ध्यान रखना, ये होती है मस्कुलरिस। क्या होती है? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में आउटर और इनर, इनर में तुम्हारे पास सर्कुलर होती है और आउटर में तुम्हारे पास लॉन्गिट्यूडिनल होती है। फिर इसके अंदर जाओगे तुमको एक लेयर मिलती है जिसका नाम है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में ही तुमको ब्लड वेसल्स, ध्यान रखना, आर्टरी, वेन्स और नर्व्स देखने को मिलती हैं। यहीं पर तुमको एक और ग्लैंड देखने को मिलेगी आगे चल के, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? सब म्यूकोस ग्लैंड। याद रखना, अभी आगे मिलेगा तुमको। और अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होता है बेटा? म्यूकोसा की एपिथेलियम होते हैं, म्यूकोसा होता है। सबसे बाहर सेरोसा, फिर तुम्हारे पास मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और लास्ट में आएगा म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है। म्यूकोसा क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है। आगे चल के देखो जरा। सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम लोग बोला मेसोथेलियम बोला। ठीक है। अगला मैंने क्या बताया? मस्कुलर्स। हमारे पास क्या होती है? फॉर्म्ड स्मूथ मसल। कितनी होती है तुम्हारे पास? आउटर, और तुम्हारे पास कौन सी होती है? इनर। ठीक है ना, आउटर और इनर। अगर आउटर जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। मिडल जाओगे तुम्हारे पास होती है सर्कुलर, और इनर जाओगे तो ऑब्लिक मसल। ये ऑब्लिक मसल कहाँ की कहानी है? ये ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ तुमको पेट में मिलेगी और कहीं देखने को मिलेगी नहीं। ध्यान रखना, ऑब्लिक मसल फाउंड इन स्टमक, नॉट इन इंटेस्टाइन। दिस लेयर इज वाइडर इन स्टमक, ध्यान रखना, कंपेयर टू थिन इन इंटेस्टाइन रीजन। दिस इज ऑब्लिक मसल इज एब्सेंट इन इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? तो जो ऑब्लिक मसल तुमको जो देखने मिलेगी वो कहाँ मिलेगी तुमको बेटा? स्टमक में, नॉट इन इंटेस्टाइन। ठीक है, आ जाओ जरा। सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा की बात करोगे तो सब म्यूकोसा क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, ड्यूडेनम सब म्यूकोसा सोर्स वॉस ग्लैंड, और उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है बेटा उसका? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड। म्यूकोसा, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो म्यूकोसा होता है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, म्यूकोसा लेयर सोर्स क्या क्या? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल मतलब क्या? जो कि क्या निकालेंगे बेटा? म्यूकस निकालेंगे। क्या निकालेंगे ये? म्यूकस। क्या निकालेंगे ये? म्यूकस निकालती है। म्यूकस मतलब वो जो खाने को स्लिपरी बनाने का काम करती हैं। ठीक है ना। लुब्रिकेट द ल्यूमस एलिमेंट्री कैनाल। दिस लेयर शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट रीजन। चाहे एलिमेंट्री कैनाल तुम स्टमक में जाओगे तो अलग, इंटेस्टाइन में जाओगे तो तुम लोग अलग। जब स्टमक में जाओगे तो यहाँ पर इर्रेगुलर फोल्ड बोलते हैं। जो स्टमक होता है, स्टमक में ऐसे फोल्ड मिलते हैं स्किन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं रुगे। क्या बोलते हैं उसको? रुगे। क्या बोलते हैं बेटा? रुके। और म्यूकोसा लेयर फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। जैसे तुम्हारे पास HCl आएगा, ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजन, नाम बताऊंगा अभी। अब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्म्स फिंगर लाइक क्या? फोल्डेड ब्लाई, जो कि क्या करते हैं? ब्लाई आर लाइन बाय ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ध्यान रखना, ये सीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैविंग माइक्रोब्लाई ऑफ फ्री सरफेस, और ये क्या करते हैं? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी विद लिम्फ ऑफ वेसल्स होते हैं, कॉल्ड क्या? लैक्टिस। मतलब तुम्हारे पास क्या है? ये फिंगर है, बिलाई है, और बिलाई के अंदर की तरफ तुम लोग जाओगे तो यहाँ पर वेन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं। ये वेन्स क्या करती हैं? ये वेन्स यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करती हैं, ध्यान रखना, सराउंडिंग दी ब्लड नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क यहाँ सराउंडिंग कर लेते हैं इसको, और इसको बोलते हैं लैक्टिल। क्या बोलते हैं इसको? लैक्टिल। और लैक्टिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना, किसके लिए बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। किसके लिए बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के लिए। अब बेसिस ऑफ ब्लाई इन इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिवरक्यून। क्या? बेसिस ऑफ ब्लाई इन इंटेस्टाइन कॉल्ड क्रिप्ट ऑफ लिवरक्यून। ध्यान रखना कि क्रिप्ट ऑफ लिवरक्यून कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाओगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। कहाँ जाओगे बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करोगे तो सबसे पहले आएगा सलाइवरी ग्लैंड। तुम्हारे माउथ में 3 पेयर ग्लैंड होती हैं। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगुअल। कहाँ लिखा? सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। देखो, ये तुम्हारे पास माउथ है। क्या है तुम्हारे पास? माउथ।
जो पीछे की तरफ खुले इसको पैरेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। जो पीछे की तरफ खुले उसको क्या बोलते हैं, पैरेटेड। फिर तुम्हारे पास क्या है, टंग। टंग के नीचे खुले जो सबलिंगुअल, टंग के नीचे खुले जो सबलिंगुअल। और जो मैंडिबल है, जो दांत के पास खुले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब मैंडिबुलर। तो कितनी हो गई हमारे पास, 3। कितनी हो गई, 3। ये देखो, पैरेटेड इज द ईयर, कहाँ खुलती है, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड आर प्रेजेंट बिलो ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के नीचे, टीथ के पास। द ग्लैंड बिलो दी टंग दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल, मैंने बता दिया तुमको डायग्राम में अभी। सलाइवरी ग्लैंड आर मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक तुम्हारे पास सीरल सेल्स मिलेगा जो सिक्रीट करेगी क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज रिलीज बाय माउथ। म्यूकस सेल दैट लुब्रिकेट फूड एंड हेल्प सोलाइंग, हेल्प करते हैं सोलाइंग में। आ जाओ। फिर हमारा लीवर, क्या बेटा, लीवर। लीवर जो होता है, ये है लीवर, देखो ये डार्क ब्राउन दिख रहा है, ये लीवर है, ठीक है। राइट साइड होता है, राइट साइड होता है। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं बेटा, 2 लोब। राइट हेपेटिक लोब और लेफ्ट हेपेटिक लोब। आगे जाऊं, आगे बताऊंगा। डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, ग्लैंड का, जस्ट बिलो दी डायफ्राम होती है, राइट साइड में मिलता है, एब्डोमेन कॉम्बिनेट में प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ध्यान रखना कौन सी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब हमारे पास इसका वेट जो होता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम होता है। 1.2 to 1.5 किलोग्राम मतलब 1500 ग्राम, जबकि फीमेल में थोड़ा कम रहता है। इसके कितने लोब होते हैं, बाय लोब, और कवर बाय ग्लिसन्स कैप्सूल, एक लेयर होती है, लेयर का नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। इसको कवर रखना, इसको स्टार पॉइंट कर लो, इसको स्टार पॉइंट कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ईच लोब डिवाइड इनटू कितने स्ट्रक्चर बेटा, लोब की जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है उसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। इसको इंपॉर्टेंट रख लेना कि लिवर की हेपेटिक फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। लीवर की फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं, जो कि पॉलीगोनल शेप, ऐसे स्टार शेप में देखने को मिलती है, पॉलीगोनल शेप में मिलती है, ठीक है ना। कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन ऐसा होता है, और यहाँ पर 3 चीज़ की ओपनिंग होती है, बाइल डक्ट, आर्टरी और वेन्स, तीनों की क्या होती है, ओपनिंग होती है। आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट सबकी क्या होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है। अ लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्डियक ऑफ हेपेटिक सेल्स। क्या करती है, लोब्यूल क्या कंटेन करती है बेटा, हेपेटिक सेल्स, सेंट्रल वेन, जो कि क्या करती है बेटा, सेपरेट स्पेस कॉल्ड साइनोसूट, और यहाँ से तुम्हारे पास ब्लड का फ्लो कराती है, जिसमें तुम्हारे पास फैगोसाइटिक सेल होती है। नाम ध्यान रखना, कुप्फर सेल, लीवर में फाउंड होती है कुप्फर सेल, जो कि फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती है। व्हाट इज दी फैगोसाइटोसिस, तुमको पता होना चाहिए। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंगल्फ कर लेना। किसको इंगल्फ कर लेना बेटा, जो कि बैक्टीरिया है उसको, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको खाने का काम कौन करता है, कुप्फर सेल काम करती है। किसमें बेटा, लीवर में, है ना। दी सेल डिस्ट्रॉय द टॉक्सिन सब्सटेंस एंड दैट एंड बॉर्न आउट ब्लड बॉडीज, ठीक है ना, ब्लड सेल्स। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेपेटिक सेल्स प्रोड्यूस वॉट, वाइल्ड जूस। ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो लीवर होता है, लीवर में कोई भी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता है। इट इज कलेक्टेड एंड कैरिड बाय द बाइल डक्ट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर that is called hepatic duct together join con bile duct. The liver is vital organ. The bile juice secreted by and then liver क्या करेगा, emulsification of fat करेगा, makes food alkaline बनाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये तुम्हारे पास क्या है, और ये तुम्हारे पास आर्टरी, तुम्हारे पास वेन, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम लोग देखना, ये जो वाला स्ट्रक्चर इसका नाम है गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर स्टोरेज होता है क्या, तुम्हारे पास बाइल जूस। अब इन्होंने बोला कि हेपेटिक जूस एक राइट और एक लेफ्ट, राइट और लेफ्ट से हेपेटिक डक्ट निकल रही है, हेपेटिक डक्ट निकल रही है, जो कि क्या बनाएंगे, आगे जाके बनाएंगी क्या बेटा, आगे जाके क्या बनाएंगी, बाइल डक्ट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट क्या करता है, जब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, गॉल ब्लैडर आता है, क्या आता है बेटा, गॉल ब्लैडर, तो इससे जाकर ज्वाइन करती है, तो बनाती है क्या,
कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बनाती है ये? कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट आगे की तरफ जाएगा तो ये खोलेगा कहाँ पर बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ खोलेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब कॉमन हेपेटिक डक्ट जब कहाँ मिलेगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगी, उसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसको? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या है? पैंक्रियो हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब तुम्हारे पास जो लीवर है वो और क्या काम करता है? स्टोर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या कराएगा? ग्लूकोजेनेसिस कराएगा। ग्लाइकोजेनेसिस क्या कराएगा? ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से कन्वर्ट कराएगा ग्लाइकोजन में, इसलिए मैंने बोला ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड मतलब क्या? अमीनो एसिड को तोड़ेगा और बनाएगा अमोनिया, अमोनिया से बनेगा यूरिया। तो तुम्हारे पास जो यूरिया साइकिल जो चलता है वो कहाँ चलता है? लीवर में। लीवर में यूरिया साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम लोग सिट्रोलिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रोलिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिट्रोलिन साइकिल। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? अमीनो एसिड को तोड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। ये क्या कराएगा? अमोनिया बनवाएगा, अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया। तो इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल का एक और नाम है सिट्रोलिन साइकिल। कन्वर्जन टू टेक प्लेस इन द लीवर, आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज ऑफ विटामिन बनाता है ADK और विटामिन B12। क्या बनाएगा? ADK और विटामिन B12। और तुम लोग एक और ध्यान रखना, लीवर हेल्प करता है ब्लड प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, मतलब क्या? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले प्रोटीन जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? लीवर बनाएगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय लीवर। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट लीवर एक्ट एज हीमोपोइटिक ऑर्गन। हीमोपोइटिक ऑर्गन का मतलब क्या होता है? जब एक कोई बच्चा रहता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? आरबीसी का प्रोडक्शन जो कहाँ होता है? वो लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। और कुपर सेल हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, और जो आरबीसी जो मर जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, उनको खाने का काम करती है कौन? कुपर सेल। मैंने तुमको बताया फैगोसाइटिक सेल, अभी बताया था तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ पैंक्रियाज में। किस में रहो बेटा? पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में आओगे तो पैंक्रियाज जो होता है ये लीवर और ये स्टमक के जस्ट नीचे तुम्हारे पास मिलता है पैंक्रियाज, जो कि ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। इसकी जो डक्ट होती है पैंक्रियाज की, वो लीवर की डक्ट से कनेक्ट होती है, जिसका नाम है पैंक्रियो हेपेटिक डक्ट या हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये लिखा हुआ है। अब हेपेटो पैंक्रियाटिक जो रहता है, यहाँ पर लिखा है हेपेटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, ध्यान रखना, पैंक्रियास खुलता है ड्यूडेनम में, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसका नाम क्या है? हेपेटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर, और वो खुलता है ड्यूडेनम में जाके। तो सेव्ड हेट्रोक्राइन, ध्यान रखना, जो एक क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारी बॉडी में हेट्रोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? पैंक्रियास इज दी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है, गैप फाउंड बाय द बैंड ऑफ ड्यूडेनम, उस वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिनाय बोलते हैं। एसिनाय जो क्या करेगा? एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस निकालेगा दैट कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। पैंक्रियाटिक जूसेस इज कलेक्टेड एंड द कैरिड टू ड्यूडेनम। कहाँ जाएगा बेटा? ड्यूडेनम में जाएगा बाय पैंक्रियाटिक डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइंस द व्हाट? पैंक्रियाटिक डक्ट, एंड क्या बनाएगा? हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो मैंने तुमको बताया। इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ओपन इनटू द हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट इज गाइडेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ध्यान रखना, कौन करेगा इनको गाइड? ये ड्यूडेनम हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर पैंक्रियाट है, यहाँ पर तुम्हारे पास स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर का क्या नाम है बेटा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये तुम्हारे पास आ जाएगा, स्ट्रक्चर देख लेना तुम लोग। अब एंडोक्राइन पार्ट तुम्हारे पास कौन सा होता है? ध्यान रखना, एंडोक्राइन का पार्ट तुम्हारे पास होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस इसके पास होती है 4 सेल, पर हम लोग 3 सेल की बात करते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल जो निकालती है वो निकालती है क्या? तुम्हारे पास ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो निकालती है वो निकालती है क्या? इंसुलिन। और तुम्हारे पास डेल्टा सेल जो निकालती है सोमेटोस्टेटिन। एक बाप के 3 भाई, एक बहुत शांत रखने वाला कि वो क्या करता है? ब्लड से ग्लूकोज लेवल को कम करता है। दूसरा भाई ग्लूकागॉन, वो बोलता है नहीं, तुमको ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है। और तीसरा जो सबसे बड़ा भाई बोलता है नहीं, तुम लोग दोनों को कंट्रोल मैं करूंगा, ज़्यादा होशियार मत बनो अपने आप को, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वही लिखा होगा,
अल्फा बीटा एंड डेल्टा, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन टुगेदर कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ध्यान रखना, इंसुलिन क्या करता है, कम करता है, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, बढ़ाता है। और सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, जो मैंने तुमको बताया अभी। अब तुम्हारे पास क्या आता है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या बेटा, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। अगर मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करूं, तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हमारे पास क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, हम लोग खाने को क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, खाने को क्या करते हैं हम लोग, डाइजेस्ट करते हैं। अब मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट 1 घंटे का, ऑलमोस्ट 45 मिनट का हो गया है। नेक्स्ट पार्ट तुमको बताऊंगा मैं, उसमें आधे घंटे में तुमको ये खत्म करूंगा। ओके, थैंक यू।